Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video lecture, we are going to solve the MCQ question for the chapter the Fundamental Unit of Life. So इस वीडियो में 26 क्वेश्चंस हैं. आपको सबसे पहले खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने एंड यू हैव टू कमेंट डाउन योर स्कोर कि आउट ऑफ 26 आपने कितना स्कोर किया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म सेल वाज गिवन बाय. सेल टर्म किसने दिया था? ऑप्शन ए इज लेवेनहॉक, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी इज रॉबर्ट ब्राउन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रॉबर्ट हुक. इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को खोजा था, ठीक है, बट दैट वाज नॉन लिविंग, राइट. आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा. अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना आ रहा है कि भाई सबसे पहले सेल है वो किसने खोजा था, हु डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तब तो आपको रॉबर्ट हुक करके आना है, ठीक है. लेकिन अगर उसमें लिखा हो कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तब ऑप्शन रॉबर्ट हुक नहीं होगा, तब ऑप्शन आपका लेवेनहॉक होगा, ठीक है. लेवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिविंग सेल खोजा था, ठीक है. एंड फ्लेमिंग है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपकी जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसको डिस्कवर किया था. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. ओके, सो चलो अब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़ लिए काफी सारे, जिसमें से जो लेवेनहॉक वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है. सो टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने नॉन लिविंग खोजा था. अगर लिविंग पूछा जा रहा है आपसे तो लेवेनहॉक आपको आंसर करके आना है. ओके, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी इज दी सेल, ये स्टेटमेंट भी याद रखो, पूछा जा सकता है. सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये है हमारा सेल थ्योरी का स्टेटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये आपका 10th 9th 10th 11th 12th इवन आपके जो एंट्रेंसेस होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है. सो सेल थ्योरी क्या है? सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये स्टेटमेंट दिया था शील्डन एंड स्वान ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल. नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल. सबसे लंबा जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज व्हाट? नर्व सेल. क्वेश्चन नंबर 4 इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेन्ड इन. दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक. तो जो यूकैरियोटिक के बारे में पूछ रहे हैं, ये एडवांस होते हैं. मतलब जब इवोल्यूशन हुआ था, देखो ध्यान से सुनना, जब इवोल्यूशन हुआ था तब क्या हुआ था, ऑर्गेनिजम्स थे वो, हम कह सकते हैं कि जो उनके बेसिक फंक्शंस थे, ठीक है, पहले क्या करते थे, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते थे, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए, वो खुद में कुछ चेंजेस लाए और वो क्या हुए, एडवांसमेंट की तरफ बढ़े. फॉर एग्जाम्पल जैसे कार होती है, ठीक है, अगर आप बात करो 1990s की, तो आपको पता है किस टाइप की कार्स चलती थी. हमारे पास तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे तब, ठीक है. लेकिन अब हम क्या है, 2021 में है, तो आप देख सकते हो कितना चेंज आया. इवन सेम कार सेम ब्रांड में ही कितना सारा चेंज है वो आया. वो कैसे आया? धीरे धीरे इवॉल्व किया उन्होंने खुद को, ठीक है, चीजों को समझा और धीरे धीरे इवॉल्व किए. उसी तरीके से जो चीजें पहले इवॉल्व हो चुकी थी, उनके फंक्शंस ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे एज कंपेयर टू जो चीजें बाद में इवॉल्व हुई हैं, ठीक है. सो प्रोकैरियोट्स थे वो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, मतलब जब अर्थ बनी थी हमारी तब ये सबसे पहले इवॉल्व हुए थे. बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं इसमें, एंड यूकैरियोटिक्स में ह्यूमन बींग्स वगैरह आ जाते हैं. सो ये बाद में इवॉल्व हुए थे, तो ये ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है. सो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल, देखो न्यूक्लियस होता है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें आपने पढ़ा हुआ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है ना, जो डीएनए वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, डीएनए इस तरीके से होता है. तो जो डीएनए पाया जाता है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल खुद का ले सकते हो, ठीक है. आप किसकी किसकी तरह दिखते हो? अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो. आपकी जो आंखें हैं वो मम्मी या पापा पे गई होंगी, ठीक है. आपके हेयर कलर हो सकता है मदर या फादर पे गए हों, तो आपकी आंखें कैसे बनेंगी, आपके बालों का कलर क्या होगा, ठीक है, आपकी स्किन कलर क्या होगा आपका, ठीक है. सो ये सब डीएनए में कंटेन्ड होता है. एंड जिस तरीके से आपके पेरेंट्स होते हैं उसी तरीके से क्या होता है, आप में भी वो चीजें देखने को मिलती हैं. सो दैट इज जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है. सो ऑप्शन इज बी, आपको ध्यान में रखना है, यूकैरियोट्स का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है. आई कलर क्या रहेगा, हेयर कलर क्या रहेगा, सो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी जेनेटिक मटेरियल के पास होती है. क्वेश्चन नंबर 5, मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ. मिडिल लैमेला क्या होता है? देखो दो सेल्स होते हैं, एक सेल मैंने ये बनाया है एंड एक सेल मैंने ये बनाया. तो इन सेल्स को हम कह सकते हैं
तो इन सेल्स को जोड़ने वाला, जैसे नहीं होता दीवार होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ब्रिक्स को हम जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं, तो वैसे ही दो सेल्स को हम कह सकते हैं कनेक्ट करने के लिए एक सीमेंटिंग लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, ठीक है, दो सेल्स के बीच में पाई जाती है। तो ये किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो उसमें दो वॉल्स पाई जाती हैं, ठीक है, एक होती है आउटर वॉल, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, एक होती है उसके अंदर जो वॉल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसको हम एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस प्लाज्मा, ओके ध्यान से लिखना, इसको स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी। प्लांट सेल्स में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में सिर्फ एक वॉल पाई जाती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में पाई जाएगी, बट जो आउटर लेयर है ना सेल वॉल, वो जरूरी नहीं सब में पाई जाए। प्लांट सेल में दोनों पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब देखो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज ऐसे ही नहीं जा सकती, मान लो कोई वायरस आ गया, ठीक है, एंड वो सेल के अंदर चला गया, तो उससे क्या होगा, सेल की फंक्शनिंग होगी वो गड़बड़ हो जाएगी, सेल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कि भाई जो चीजें अच्छी हैं वो सेल के अंदर जाएंगी, जो चीजें टॉक्सिक हैं वेस्ट हैं वो सेल के बाहर जाएंगी, तो ये मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 7, अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन स्वेल्स अप, फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेना, कॉमा द सॉल्यूशन इज, मतलब एक सेल को हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है, एंड फिर वो सेल था वो स्वेल अप हो गया, मतलब वो क्या हो गया, फूल गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं सॉल्यूशन किस टाइप का, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक। तो देखो हाइपरटोनिक में क्या होता है, ध्यान रखना, ये ओस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू एंड प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल आपका वाइवा वगैरह होगा तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हाइपरटोनिक में क्या करते हैं हम, देखो ये हमारा क्या है, एक मीडियम है, इसमें आपने एक सेल को डाल दिया, ठीक है। सो इन केस ऑफ हाइपरटोनिक व्हाट हैपेंस, जो आपका मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन इज लो, एंड आपका ये जो सेल है, सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, आपको यहीं पे ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा। ओस्मोसिस की डेफिनेशन बोलती है कि जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो होगा कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इन केस ऑफ हाइपरटोनिक हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सेल का। चलो मैं सेल को रेड से बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये रहा हमारा सेल रेड से बन गया, और मीडियम हमारा ब्लू से है, ठीक है, मीडियम हमारा किससे बनाया गया है, ब्लू से बनाया गया, ठीक है। सो सेल कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लो। सो इन केस ऑफ हाइपरटोनिक कैसे मूवमेंट होगा, देखो आपका जो सेल है, सेल से मीडियम की तरफ मूव होगा, क्योंकि सेल का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मीडियम का लो कॉन्सेंट्रेशन है, एंड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब सेल का जो भी हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन होगा वो किसमें मूव कर जाएगा, इनटू दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिससे सेल क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब इसका जो साइज पहले मान लो इतना था, अब वो श्रिंक होकर के छोटा हो जाएगा। सो याद रखना हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है, सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब होता है सेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें मीडियम और जो हमारा सेल होता है उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो सेल है जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा आपको। लेकिन इन केस ऑफ हाइपोटोनिक अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बना लेती हूँ मैं डायग्राम, ये आपका मीडियम का रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सेल। तो हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, आपका जो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है हाई, मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, एंड जो आपका सेल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवमेंट कैसा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मूवमेंट कहां से कहां होगा, मीडियम से इनटू सेल। तो इस केस में सेल क्या करता है, स्वेल अप हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन स्वेल्स अप, अगर स्वेल अप हो रहा है तो आंसर इज सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक,
ठीक है, तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, एंड सेल की कंडीशन क्या होती है उस केस में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, हाइपोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव अ सेल इज प्लेस्ड, सो आंसर इज एनिमल सेल। एनिमल सेल में ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका ये जो सेल है इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। याद रखने का तरीका क्या है, साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्म जहां भी लिखा उसका मतलब होता है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। तो ये क्या होता है, यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म? नहीं। प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नो। प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये होगा इसका आंसर। मतलब क्या है कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दें, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या हो गई, अंदर वाली लेयर हो गई। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो अंदर वाली, एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो आउटर लेयर। ठीक है, एंड अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को अगर हम काउंट ना करें, ठीक है, न्यूक्लियस को हम एक्सक्लूड कर दें, प्लस हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दें, देन जो फ्लूइड बचता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अगर हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं तो वो आपका बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म में आप इंक्लूड कर रहे हो, न्यूक्लियस के फ्लूइड को भी इंक्लूड कर रहे हो, न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स, जो RER आपका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या कंटेन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स? नो। कार्बोहाइड्रेट synthesizing machineries? No. राइबोसोम्स? यस, इट कंटेन्स राइबोसोम्स। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस तरीके से कुछ बनता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास ही होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा इसका। ठीक है, मे बी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली। ऑल राइट, कुछ इस तरीके से होता है, चलो अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। इस तरीके से ये न्यूक्लियस आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ होता है वो आपका मेनली लिपिड्स वगैरह कंटेन करता है, एंड जो रफ होता है वो रफ इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो रेड कलर के मैंने बनाया आप सोच लो इनको राइबोसोम। सो ये आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ दिखते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। ठीक है, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं राइबोसोम का, एंड राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। So क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज सी। नेक्स्ट इज प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स आर, ऐसी प्लास्टिड जिसमें हम प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, तो दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या परफॉर्म होता है, तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर। So Golgi apparatus is it's single membrane, double membrane, membraneless या none. So option is A. एंड जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं वो 3 ऑर्गेनल ही होते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया आपका, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एंड दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज न्यूक्लियस, जिसको हम बोल सकते हैं बॉस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन तीनों को याद रखने का तरीका कैसा है, इन तीनों के पास डीएनए होता है, डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो जहां प्रोटेक्शन की जरूरत होगी वहां पे डबल मेम्ब्रेन होगी, सिक्योरिटी ज्यादा होगी। सो दे आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन लेस सिर्फ 2 होते हैं, दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स, जिसमें सेंट्रियोल्स है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एंड ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मतलब इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, एंड बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं वो सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। सो ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अदर नेम ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कहते क्या है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, यस, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, एंड डिमोलिशन स्क्वाड्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इनको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है, जो भी टॉक्सिक होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर द सेल, वो सब डाइजेस्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या होता है, मतलब जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं सेल्स, उनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ओस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड बीएनसी। सो ऑप्शन डी आपका सही है, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, इट इज डन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 16 सेंट्रोसोम्स अकर इन।
सेंट्रोसोम्स कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट सेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव. सो सेंट्रोसोम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स. ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है. एंड प्लांट सेल्स में ध्यान रखना आप, आपको सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है. वैसे एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो प्लांट सेल्स में नहीं देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरो, ये इंपॉर्टेंट है. क्लोरोप्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो मैंने अभी बताया था, क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में ही देखने को मिलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए? ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है? या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स शो सेमी ऑटोनोमस नेचर? सेमी ऑटोनोमस मतलब ये अपने कुछ फंक्शंस होते हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं. देखो डीएनए तो है ही, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है वो तो है ही, वो सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल करेगा. लेकिन दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना फंक्शंस थोड़ा बहुत, पूरा नहीं कंट्रोल करते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं. एंड इसी वजह से उनके पास डीएनए भी होता है, ठीक है. तो ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं? तो दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. Mitochondria and chloroplast have their own DNA and they perform some of its basic functions by themselves. Okay. Option C is the correct answer. That is both A and B. That is mitochondria and chloroplast. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है. Which of the following cell organelles do not have any membrane? मतलब ये membrane-less होते हैं. So हमने पढ़ा था भी ribosomes. So ribosomes आपका आंसर हो जाएगा. अगर आपको ट्रिक याद है, कैसे याद करना है, तो आप आसानी से जो आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है. सो वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? दैट इज एटीपी. इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके. हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल? अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. फर्स्ट सेल लिखा है एंड ऑप्शन में लिवेनहॉक एंड रॉबर्ट हुक दोनों है. So, आपका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हुक. लेकिन यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट लिविंग सेल, तब आपका आंसर क्या हो जाता है? लिवेनहॉक. ठीक है, क्योंकि लिवेनहॉक ने लिविंग सेल फाउंड किया था एंड रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल फाउंड किया था. बट इट इज मेंशन कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था. लिविंग नॉन लिविंग नहीं लिखा है. सो आंसर इज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसको ध्यान रखना. दोनों सेम सेम लगते हैं, रॉबर्ट हुक एंड ब्राउन, तो ध्यान से करके आना. Who discovered the first living cell? अब यहाँ पे लिखा फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजा था? दैट इज लिवेनहॉक. ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इनका पूरा नाम था. एवी से डिनोट करते हैं, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक. लार्ज वैक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो हम कह सकते हैं सिंगल और लार्ज वैक्यूल किसमें पाया जाता है? प्लांट एनिमल सेल में. तो प्लांट सेल में पाया जाता है. क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज दे कांट मूव. एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट छोटे छोटे एंड इन मोर इन नंबर. दे आर मोर इन नंबर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन सेल वॉल? सेल वॉल किसके पास नहीं होती है? सो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, उनके पास जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन. और ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन हर किसी में पाई जाएगी, बट सेल वॉल पाई जा रही है नहीं पाई जा रही, वो डिपेंड करता है. प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट की सेल वॉल. एंड फंजाई तो खैर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी सेल वॉल काइटिन या चाइटिन बोलते हैं, मुझसे बनी होती है. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है. राइबोसोम्स को हम इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है. इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करता है. लास्ट क्वेश्चन इज नेम देम. आपको नेम बताना है कि ये सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं. तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइजोसोम्स को. अदर नेम इंपॉर्टेंट है इसको. और क्या क्या बोलते हैं इसको? हम डाइजेस्टिव बैग भी बोलते थे. ठीक है, हमने पढ़ा था, भी एक ऑप्शन था, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं इसको हम. एंड इसको हम डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं. एंड स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं. ठीक है, स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं. ठीक है, काम क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है. नेक्स्ट इज किचन ऑफ द सेल. किचन मतलब जहां पे खाना बनता है. तो खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में. एक टाइप की प्लास्टिड है ये. ठीक है, एंड ये सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है. एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन, इट हैज इट्स ओन डीएनए. ठीक है, एंड ये सेमी ऑटोनोमस नेचर भी शो करते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस मतलब जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है,
पावर हाउस होता है ना जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो कैसे याद रखना, आपको ध्यान में रखना है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, एंड एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में करती है? एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, एंड ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल। स्टोरेज सेक ऑफ द सेल, जहां पे स्टोरेज होता है तो ये होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है वो फूड का स्टोरेज करते हैं, फूड एंड वाटर एंड अदर चीजों का। एंड इन प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, सिंगल पाया जाता है, सिंगल वैक्यूल एंड वेरी लार्ज इन साइज। वो इवन जो हमारा सेल होता है प्लांट का, उसकी हाफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना ज्यादा बड़ा पाया जाता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है वैक्यूल्स की बहुत ज्यादा। एनिमल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं, कुछ नंबर में ही पाए जाते हैं। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे क्या होता है, चीजें पैक होती हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए डिस्पैच होती है, तो वो कौन है? वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज, बॉडी या बॉडीज भी बोल सकते हैं, और इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इनको खोजा था गोल्जी बॉडीज को, या इसको हम गोल्जी अपैरेटस भी बुलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आप लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, गोल्जी अपैरेटस। ओके, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आप लिख लो, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल हम बोल सकते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है, तो वो कौन हो जाएगा? दैट इज आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो सारे फंक्शंस जो सेल्स के होते हैं वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा? EFG। ठीक है, एच आप एक और लिख लो, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स produces a lot of protein and they are known as protein factory of the cell. So yes, this much for today, and very very important video, mainly आपके जो functions हैं, ठीक है, कौन से सेल्स के क्या फंक्शंस हैं, आई मीन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शंस हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, देयर अदर नेम इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।